हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षावाणी की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 20 उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और प्राचीन मापतौल। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने विज्ञान प्रौद्योगिकी देखा और साथ साथ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान हमने कवर कर लिए थे। तो ये पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे आज गंगा नदी का जो प्रदूषण है और उसको खत्म करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, और इसके साथ साथ प्राचीन मापतौल प्रणालियाँ और आधुनिक जो मापतौल प्रणालियाँ हैं उनसे उनका कंपैरिजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो सीरीज है ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले हम गंगा नदी प्रदूषण देखेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी प्रदूषण से पहले आप लोग समझें, ये जो उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड में आप लोगों को पता होगा ये वाला जो क्षेत्र है जो पर्पल कलर में है, ये कुमाऊं रीजन है, जिसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। और ये जो आपका रीजन है ये आपका गढ़वाल रीजन है, और इसमें आपके 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो ये आपका पूरा का पूरा रीजन है। इसमें से अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी केवल गढ़वाल वाले रीजन में ही बहती है। ठीक है, उत्तरकाशी के गोमुख से इसका उद्गम होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ से बह के आती है और यहाँ से नीचे आते हुए टिहरी में प्रवेश करती है, और टिहरी से सीधे आपका पौड़ी और टिहरी के बॉर्डर में बहती हुई यहाँ से हरिद्वार में एंटर करेगी और हरिद्वार से राज्य से बाहर हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से बह रही है ये नदी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी प्रदूषण हो गया। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे जो संत हैं इन लोगों ने आंदोलन किए जो हरिद्वार में रहते थे। तो इसके बाद जो सरकार है हमारी, इसने काफ़ी प्रयास किए, तो उनके बारे में हम देखेंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे गंगा प्रदूषण के बारे में कुछ फैक्ट। तो गंगा नदी का अस्तित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण आदि के कारण खतरे में पड़ता जा रहा है। ठीक है, गोमुख से गंगा सागर तक गंगा के किनारे 29 बड़े नगर हैं, जबकि लगभग 80 जो हैं छोटे नगर स्थित हैं। और यहाँ से क्या किया जाता है, जो बड़े नगर हैं और ये छोटे नगर हैं, औद्योगिक नगर, ठीक है, यहाँ से उद्योग आदि का कचरा या फिर घरों का जो गंदा पानी होता है, सीवेज, वो सभी का सभी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि गंगा नदी का जो जल है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो गंगा नदी है उसका जल लोग बोतलों में भर के, डब्बों में भर के घर में रखते थे, क्योंकि ये बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होता है, बहुत टाइम तक का कभी ख़राब नहीं होता था। इसका कारण था इसमें पाया जाने वाला एक वायरस। ठीक है, उस वायरस का नाम है आपका बैक्टीरियोफेज। तो ये ध्यान रखना, गंगा नदी के जल में कौन सा वायरस पाया जाता है अगर पूछा जाएगा तो, या फिर गंगा नदी का जल ख़राब नहीं होता, इसका क्या कारण है, तो ध्यान रखेंगे बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ये एक वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया पर अपना जीवन यापन करता है, यानी कि बैक्टीरिया को खाता है, उनको मारता है, तो इसलिए इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इस वायरस की उपस्थिति के कारण ही गंगा का जल प्रदूषित नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें आपका 1 ml गंगा के जल में, ये यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में 1 ml जल में लगभग 20 लाख बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गंगा नदी का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज की संख्या जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गई है, घट गई है। ठीक है, तो इसीलिए गंगा को स्वच्छ करने के लिए बहुत सारे यहाँ अभियान चलाए गए। तो ध्यान रखें, कहता है गंगा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संत महात्माओं तथा विद्वानों की पहल के बाद सरकारी प्रयास शुरू हुए। कब से? 1985 से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए सर्वप्रथम सरकारी प्रयास किस वर्ष शुरू किए गए? 1985 में। तो कौन सा प्रयास था देख लेते हैं। ये था आपका गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, यानी कि इसे गैप कहा जाता है। तो ध्यान रखें, गंगा एक्शन प्लान सरकार के द्वारा गंगा प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया पहला कदम है। तो इसकी शुरुआत हुई है 14 जून 1985 से। कहाँ से शुरुआत की गई? सर्वप्रथम वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई, और किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी के प्रयासों से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 14 जून 1985 को हुई है वाराणसी में और राजीव गांधी के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं क्या इसका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था गंगा के किनारे स्थित जो नगर हैं, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपके महानगर या फिर जो छोटे नगर हैं, इनसे जो सीवेज वाटर था, यानी कि गंदा पानी होता है जो, वो सारा गंगा नदी में छोड़ा जा रहा था। तो इसीलिए ये जो गंगा किनारे स्थित नगर हैं, इनसे निकलने वाले अशुद्ध जल एवं कचरे हेतु ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हेतु ये योजना लाई गई थी। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेंगे, उस गंदे पानी को स्वच्छ करके गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे, जिससे कि जो आपका गंगा का जल है वो अशुद्ध नहीं होगा, या फिर उस पानी का यूज किया जा सकता है पीने में या फिर अन्य कार्यों में। ठीक है,
तो इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने संबंधी योजना थी, लेकिन हजारों करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी गंगा नदी की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। ये कमाल की बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ था। तो इसीलिए ये योजना फेल होगी और उसके बाद आपका जो यहाँ के संत थे हरिद्वार के, इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो देखिए आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम स्वामी निगमानंद, इनका नाम याद रखेंगे, स्वामी निगमानंद के द्वारा सन 2008 में हरिद्वार में 68 दिन का अनशन किया गया, जिससे सरकार ने एक्शन लिया। इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, तभी जाके केंद्र सरकार ने गंगा सफाई के लिए एक पहल की शुरुआत की, ठीक है। तो ध्यान रखें किसके आंदोलन के फलस्वरूप, स्वामी निगमानंद 2008 में 68 दिन का अनशन इनने किया था। अब यहाँ से शुरुआत होगी जो सरकारी योजना है वर्तमान की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कदम उठाया गया सरकार के द्वारा, सबसे पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो गंगा नदी है इसके प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जितना भी योजनाएं चलाई जाएंगी, जितना भी खर्च आएगा, उस खर्च का संपूर्ण वहन जो है ये केंद्र सरकार करेगी। तो इसीलिए इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो क्वेश्चन सीधे बनता है, कई बार बन चुका है, आगे भी बन सकता है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया। तो ध्यान रखें 4 नवंबर 2008 को गंगा के धार्मिक महत्व को समझते हुए इसे केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 4 नवंबर 2008, ठीक है। आगे बात करते हैं, 2008 में ही एक और कार्य इनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण, ये है एक प्राधिकरण की स्थापना करना। प्राधिकरण कहने का मतलब होगा कि एक स्पेशल बॉडी जो कि केवल गंगा नदी से संबंधित कार्य करेगी या फिर इसके प्रदूषण को समाप्त करने संबंधी सारे के सारे कार्य निपटाएगी, ठीक। तो इसकी स्थापना 2008 में की गई। सीधा क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 2008 में। मुख्य उद्देश्य क्या था, गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, ठीक है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। और इसके जो सदस्य हैं ये कौन कौन होंगे, तो जिन राज्यों से होकर गंगा गुजरती है, जैसे आपके उत्तराखंड यहाँ से उद्गम होता है, ठीक है, यहीं पे गुजरती भी है बहुत सारे जनपदों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इनके मुख्यमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा इससे संबंधित केंद्रीय मंत्री और पर्यावरण विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे, ठीक। तो ध्यान रखना कब स्थापना हुई है, 2008 में, किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं, दूसरा मिशन है स्वच्छ गंगा मिशन। अब यहाँ से गंगा नदी को साफ करने के लिए कुछ मिशनों की शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। स्वच्छ गंगा मिशन, इसकी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2009 में। और ये जो शुरुआत की गई राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, इसकी प्रथम बैठक में ही की गई थी, ठीक है। तो इसकी पहली बैठक 2009 में हुई है, अक्टूबर 2009 में, और इसी बैठक में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कर दी गई। इसका उद्देश्य था वर्ष 2020 तक गंगा नदी को पूरी तरह स्वच्छ करना और गंगा एक्शन प्लान की जगह इस नए प्लान की शुरुआत करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो है आपका शुरुआत कर दी गई 2009 में, और इसकी लागत लगभग यहाँ पे रखी गई थी 15,000 करोड़ रुपये। वैसे तो जो आपका गंगा एक्शन प्लान था GAP, इसमें भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी गंगा की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसीलिए यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और उसकी जगह इस मिशन को प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है, स्वच्छ गंगा मिशन। अब गंगा स्वच्छ हो गई है भैया, तो आप क्या करेंगे, देखें। इसके बाद गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो गंगा स्वच्छ हो रही थी तो इनने संरक्षण प्राधिकरण गठित कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही बन सकता है कि इस प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार के निर्देश पर स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किया गया। सीधा क्वेश्चन बनेगा, किस मिशन के तहत गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखें, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, ठीक है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी अध्यक्षता में ही प्रत्येक राज्य में इस गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। आगे बात करते हैं, अब गंगा स्वच्छ हो गई है, गंगा संरक्षित भी हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे टच करके कि गंगा नदी का जल वाकई स्वच्छ हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्वच्छ गंगा मिशन आया और स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ही आपका गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण भी बन गया। तो अब हम उसको स्पर्श करके देखेंगे कि वाकई जल स्वच्छ हुआ या नहीं। तो हमने स्पर्श किया, यानी कि हाथ में ऐसे जल लिया, ठीक। तो इसकी शुरुआत कब है, स्पर्श गंगा अभियान की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2009 को की गई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 17 दिसंबर, क्योंकि इसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। तो इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2009 में हुई है। कहाँ से, मुनि की रेती टिहरी से इसकी शुरुआत की गई। देखिए, गंगा और उसकी सहायक सभी प्रकार की नदियों की, ठीक है, केवल गंगा के लिए नहीं, गंगा और उसके सहायक सभी प्रकार की नदियों के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, ठीक है,
राष्ट्र की सेवा करने के लिए कुछ विद्यार्थियों का एक समूह है, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ। तो इस प्रकोष्ठ के लगभग 40,000 छात्र छात्राओं के द्वारा प्लस कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? 17 दिसंबर 2009 को। ठीक है, इसका उद्देश्य था, इस अभियान के तहत प्रदूषण निवारण, वृक्षारोपण और जल संरक्षण आदि कार्यक्रम संचालित होने हैं। ठीक है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हेमा मालिनी को, और इसके द्वारा ही गंगा स्वच्छता दिवस की शुरुआत 17 दिसंबर को की गई थी 2009 में ही, और तब से आपका प्रत्येक वर्ष गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब गंगा स्वच्छ हो गई है और आपने जल को स्पर्श कर लिया, यानी कि दोनों हाथों में ऐसे ऊपर उठा लिया है जल को। अब आप क्या करेंगे? उस जल को विसर्जित करके ऐसे सूर्य नमस्कार करेंगे, यानी कि नमामि करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वच्छ गंगा मिशन, उसके बाद जल को स्पर्श किया, ऊपर उठाया हाथ में, फिर ऐसे जल विसर्जित करके आपने नमस्कार किया, नमामि गंगे। तो तीसरे नंबर की आएगी नमामि गंगे अभियान। इसकी घोषणा हो गई थी 2014 में, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनाया कि नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई, एग्जाम में बन चुका है, तो ध्यान रखें ये माना गया था 7 जुलाई 2016 को। ठीक है, तो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब हुई है? 7 जुलाई 2016 को। इस योजना में, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आयोग क्वेश्चन बना देगा कौन सा आपका राज्य नमामि गंगे मिशन में सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान रखें, उत्तराखंड तो होगा, यूपी भी होगा, बिहार भी होगा। ठीक है, 3 राज्य होगी। इसके साथ साथ दिल्ली और हरियाणा, इनको भी सम्मिलित किया गया है। जबकि यहाँ से आप लोग ध्यान रखें कि गंगा नदी जो है, इसकी सहायक नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन गंगा नदी मेनली नहीं गुजरती, फिर भी इन दोनों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो यहाँ ये भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अनुमानित लागत थी कि अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, जबकि इससे पहले जो आपका स्पर्श गंगा अभियान था उसमें 15,000 करोड़ रुपये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत, जो नमामि गंगे अभियान है, इसके तहत उत्तराखंड में कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित की गई हैं। तो उत्तराखंड से केवल भागीरथी या फिर केवल गंगा नदी सम्मिलित नहीं है, बल्कि उसकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो ध्यान रखेंगे, भागीरथी, गंगा, ये तो पूरी एक ही नदी हो जाएगी, गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी के रूप में उद्गम होता है, फिर आगे देवप्रयाग से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये दोनों तो सम्मिलित होंगी। इसके साथ अलकनंदा और मंदाकिनी, ये इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इनमें मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बना था आपका कनिष्ठ सहायक वाले पेपर में। इसके अलावा अलकनंदा, जो कि इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक, तो ये भी इसमें सम्मिलित की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नमामि गंगे मिशन के तहत निम्न में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो ये 4 नदियाँ हैं, इनके नाम आप अच्छे से याद रख लें। आगे बात करते हैं, इस योजना के तहत एक और इम्पोर्टेंट कार्य कि इस योजना के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 2 केंद्रों की स्थापना उत्तराखंड में की जाएगी। तो 2 केंद्र कहाँ कहाँ पे होंगे? एक है ऋषिकेश में और दूसरा है आपका देहरादून में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऋषिकेश और देहरादून में जैव विविधता संरक्षण केंद्र की स्थापना नमामि गंगे मिशन के तहत की जाएगी। आगे बात करते हैं, इस योजना के तहत पहले चरण में गंगा के तट पर बसे गाँव को गंगा ग्राम योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ से जो आपका कचरा निकलता है, जो सीवेज निकलता है, उस पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट लगा दिए जाएंगे और उन्हें सीधे गंगा में नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब जो ये आपका नमामि गंगे मिशन है, इससे संबंधित अन्य जो फैक्ट हैं, जैसे कितने इसमें शहर सम्मिलित हैं, कितने जिले सम्मिलित हैं, ठीक है, क्या क्या अन्य योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, उन सभी को मैंने इसकी जो संक्षिप्त की वाली सीरीज है उसमें कवर किया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें, ताकि आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जो नए फैक्ट होंगे आपके 2022 के, वो भी उसमें ऐड हुए होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं मापतौल प्रणालियाँ। तो देखिए, मापतौल प्रणाली कहने का मतलब है किसी चीज़ की नाप जोख करना, तोलना। ठीक है, चाहे ये कोई ठोस हो, कोई द्रव हो, ठीक है, या फिर कोई अन्य सामग्री हो। तो राज्य में ठोस द्रव पदार्थों, लंबाई आदि के मापन हेतु प्रस्तुत परंपरागत मापन प्रणालियों में से कुछ प्रणालियां जो कि आधुनिक प्रणालियों के सापेक्ष हैं, उन्हें निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया। तो देख लें क्या क्या है। पहले हम बात करते हैं ठोस यानी कि अन्न आदि को मापने की प्रणालियाँ। तो अन्न यानी कि जो आपका राशन आता है, ठीक है, गेहूँ है, चावल है या फिर अन्य चीज़ें हैं, इनको नापने के लिए प्राचीन समय में क्या प्रणालियाँ यूज की जाती थी, हम यहाँ पे प्राचीन प्रणालियाँ भी देखेंगे और उसके सापेक्ष जो आधुनिक प्रणाली है उसको भी हम कवर करेंगे। तो देखें आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें वो याद रखेंगे एक ही बात कि एक मुट्ठी जो होती है, एक मुट्ठी बराबर कितना ग्राम होता है। तो ध्यान रखें 62.5 ग्राम, इसे अच्छे से
आप लोग दिमाग में चिपका लें, रट लें, 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम। अब इसी के सापेक्ष आप अन्य चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम होता है। इसके अलावा 1 सेर बराबर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, फिर 1 कूड़ी 1 केजी हो गया, ठीक है। 1 पाथा बराबर 2 केजी, दाल बराबर 16 केजी, दूण बराबर 32 केजी, विशत 20 केजी, मण 40 केजी और खार 640 केजी। तो ये आपके परंपरागत जो मापतौल प्रणालियाँ थी उनके एक तरीके से मानक हैं। अब इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? तो याद रखने के लिए एक तरीका है, देखो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसे आप लोग नोट कर लें। मेरे पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि भैया शेर सिंह के मकान बना है नया और उसके घर में हमने छत बनानी है। तो छत में क्या होता है, गांव में अभी भी पाथर डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? पाथर, ठीक है। पाथर कहने का मतलब चपटे पत्थर होते हैं इतने बड़े से जिनसे छत बनाई जाती है। तो मेरे पास आया कि शेर सिंह के मकान में पाथर डालने हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि शेर है कुड़ी पाथर डाल द्यूण 20 मण खार ल्यूण। लेकिन उसने मेरे से बोला कि भैया अपना रिश्तेदार है तो पैसे थोड़े लोगे आप, ठीक है, जो भी हो पाएगा हम आपकी सेवा करा देंगे, आप पाथर डाल दो। मैंने कहा कि ठीक है, शेर कुड़ी पाथर डाल द्यूण 20 मण खार ल्यूण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारा कवर हो रहा है। शेर यानी कि 1 शेर, कुड़ी यानी कुड़ी, पाथर यानी कि पाथा, डाल मतलब डाल, द्यूण यानी कि दूंगा जो होगा उसके लिए द्यूण, ठीक है, और विशत 20 मण खार ल्यूण, ठीक है। तो ये एक पूरी ट्रिक है, इसके साथ आप लोग इसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कैसे, समझेंगे ऐसे कि कुड़ी, कुड़ी मतलब होगा आपका किलो, ठीक है। कुड़ी को रिलेट करेंगे आप किलो से, यानी कि 1 कुड़ी 1 केजी, 1 कुड़ी 1 केजी। तो 1 कुड़ी बराबर 1 केजी है, तो शेर कुड़ी, तो शेर आधा केजी होगा, ठीक है। तो आधा किलो 1 किलो 2 किलो, तो एक साथ हो गए, पाथा बराबर 2 किलो। फिर उसके बाद डाल, डाल में देखिए लौ आ रहा है लास्ट में, डाल। और जब आप 1 कुड़ी पढ़ लेते हैं या फिर 1 शेर पढ़ लेते हैं, 1 पाथा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करो 500 ग्राम, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। तो 1 2 3 4 से आप पढ़ते जाओ संख्याएं, 16 आने तक कहीं भी लॉ नहीं आएगा किसी भी संख्या के लास्ट में, केवल 16 में आता है। तो आप ऐसे रिलेट करके देखें कि डाल 16, ठीक है। डाल कब आएगा? जब आप 16 कहेंगे। तो डाल मतलब होता है 16 केजी। तो दूण मतलब 16 का दुगना, दूणा मतलब दुगना, तो 32 केजी। ऐसे बिसत बराबर 20 केजी हो गया, 20 यानी कि 20, ठीक है। 20 यहाँ से 20 लेंगे, यहाँ पे 20 केजी, तो बिसत यानी कि 20 केजी। और इसका दुगना होगा आपका 40 केजी, फिर लास्ट आएगा 640। तो ऐसे आप लोग 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से याद हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट है मुट्ठी याद करना, 1 मुट्ठी में 62.5 ग्राम। अब आपसे कहा कि 1 मुट्ठी में 62.5 ग्राम है, तो आधा किलो में कितनी मुट्ठी होगी, 1 किलो में कितनी मुट्ठी होगी? तो ये आप निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। भाग दें, गुणा करें, निकाल लेंगे। जैसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 62.5 है, ठीक है, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 625। तो 625 ग्राम, तो 625 ग्राम तो 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा कम। तो आप लोग 10 की जगह 9 से गुणा करेंगे, तो 9 पंचे 45 यानी कि 5 आ रहा है, नहीं भैया 8 से करेंगे तो 8 पंचे 40, तो लास्ट में 0 आ रहा है। तो संभव है कि 8 मुट्ठी बराबर 500 ग्राम हो सकता है। तो गुणा कर लो आप लोग ऐसे करके, ठीक है। आपने कहा 62.5 ग्राम गुणा 8 किया, 8 पंजे 40, 0 4 8 दूनी 16 4 20, फिर 2 8 6 48 49 50, ये हो गया आपका एक अंक के बाद दशमलव लगा है 500 ग्राम। तो 500 ग्राम में 8 मुट्ठी। तो ऐसे करके अगर आपको 1 मुट्ठी का पता है तो आप पूरा निकाल सकते हैं कितनी मुट्ठी में आधा किलो होगा, फिर कितनी मुट्ठी में 1 किलो होगा। अब 8 मुट्ठी में आधा किलो है तो 1 मुट्ठी में आपका 16 मुट्ठी होगा 1 किलो में, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया हुआ है परीक्षावाणी से ही, ठीक है, परंपरागत प्रणाली और आधुनिक प्रणाली। तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, शेर कुड़ी पाथर डाल द्यूण और 20 मण खार ल्यूण, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। इसके सापेक्ष मुट्ठी देखें तो देखिए 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम, ये हमने याद कर लिया। और 8 मुट्ठी बराबर होता है आपका आधा किलो। इस प्रकार 2 शेर बराबर आपका 1 केजी, क्योंकि 1 शेर बराबर आधा किलो होता है, 2 शेर बराबर 1 किलो, ठीक है। 4 शेर बराबर 2 किलो, ये आप खुद निकाल सकते हैं। कुड़ी 1 कुड़ी में 1 किलो होता है, तो 2 कुड़ी में 2 किलो हो गया। ऐसे 8 पाथा 16 केजी होगा। तो ये आप बड़ी आसानी से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने एक बार इस मानक को याद कर लिया। कौन सा? ये वाला, ठीक है। शेर कुड़ी पाथर डाल दूँ और 20 मण खार ल्यूण, मतलब होगा आधा किलो 1 किलो 2 किलो, फिर उसके बाद 16 किलो 32 किलो, फिर 20 40 640, ठीक है। अब आते हैं ठोस यानी ठोस दूसरे यानी कि धातु आदि के मापन की प्रणालियाँ। जैसे सोना खरीदना है या फिर आपने चांदी खरीदना है, तो इनको भी तो नापने के लिए कोई प्रणाली होगी, तो उसे कहा जाएगा धातु मापन प्रणाली, ठीक है। इसमें देखिए जो मेन था वो था रत्ती मासा तोला पल टका। बस ये याद रखना है आपने, रत्ती मासा, पूरा इसको एक लाइन में लिखो और उसके बाद बार बार बोलो, याद हो जाएगा। रत्ती मासा तोला पल टका, ठीक है। तो 1 रत्ती बराबर कुछ नहीं होता, लगभग 1 रत्ती की कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत ही कम चीज़, ठीक है। हम कहते हैं ना जैसे मेरे पास तो रत्ती भर भी सामान नहीं है, या फिर मेरे पास तो रत्ती भी पैसा नहीं है। रत्ती मतलब बहुत ही नगण्य। तो मैंने यहाँ पे रत्ती के बारे में कुछ दिया नहीं था, तो मैंने इसको नगण्य से इंक्लूड कर दिया, ठीक है।
अब रत्ती के बाद आता है मासा। एक मासा में होते हैं आपके 8 रत्ती, यानी कि जब आप 8 रत्ती मिलाएंगे तब जाके एक मासा के बराबर चीज़ बनेगी। ठीक, इसके बाद 1 तोला बराबर 12 मासा, 1 पल बराबर 5 तोला, 1 टका बराबर 20 पल या 100 तोला। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद आपका टका भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसी को याद रखें, रत्ती मासा तोला पल टका, और यहाँ पे 8 8 4 12, फिर उसके बाद 5 5 को 20, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें सवा शेर, इसको जो आपका धातु है इसे मापन के लिए सवा शेर भी यूज होता था। सवा शेर बराबर होता है आपका 12 टका, जबकि हम पढ़ चुके हैं एक शेर बराबर कितना होगा आपका 500 ग्राम। तो सवा शेर आपका 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता होगा। ठीक है, ये लगभग आपका 625 ग्राम के आसपास या 650 ग्राम 625 ग्राम के आसपास होता होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका सवा शेर। अब हम देखते हैं द्रव मापन की प्रणालियाँ। तो द्रव मापन की प्रणालियाँ यानी कि इसमें आपका जो लिक्विड चीज़ें हैं इन्हें मापा जाता होगा। ठीक है, जैसे एक तामी, एक शेर, एक कुड़ी, ये पढ़ना है। इसमें केवल आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या, तामी। बाकी तो आपको पता है एक शेर बराबर आधा केजी होता है, एक कुड़ी बराबर 1 केजी होता है, ये तो पढ़ चुके हैं ना। तामी याद रखेंगे, तामी बराबर था 250 ग्राम, यानी कि पाव। तामी मतलब पाव है। ठीक है, तो एक तामी बराबर 250 ग्राम, फिर एक शेर बराबर 2 तामी, एक कुड़ी बराबर 2 शेर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। आगे बात करें लंबाई की मापन की, तो लंबाई मापन यानी कि अगर आपने ज़मीन खरीदनी है, कोई क्षेत्र नापना है, तो उसके लिए आप लोग वहाँ पे उसका एरिया नापते हैं, तो लंबाई चौड़ाई आपको चाहिए होती है। तो लंबाई मापन के लिए भी यहाँ पे एक प्रणाली डेवलप थी, जिसमें देखें 16 मुट्ठी, 16 मुट्ठी बराबर होता था एक नाली ज़मीन। एक नाली ज़मीन की जो माप है वर्ग मीटर में, यह है 200 वर्ग मीटर। ये दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं, ग्रुप सी में ही बने हैं। ठीक है, एक नाली ज़मीन बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, 200। एक नाली ज़मीन में कितनी मुट्ठी होती है, 16। अब 16 मुट्ठी का मतलब क्या हुआ, हम मुट्ठी से ज़मीन को कैसे नाप सकते हैं, तो यहाँ पे 16 मुट्ठी का मतलब ज़मीन से नहीं बल्कि बीज की मात्रा से है। ठीक है, बीज की मात्रा, हमने एक मुट्ठी बीज लिया और उस बीज को किसी ज़मीन में बोने के लिए छिड़क दिया, तो जितनी ज़मीन में वो बीज छिड़का जाता है, बोया जाता है, उसी को एक नाली ज़मीन कह दिया गया। ठीक है, यानी कि एक बीज बोने के लिए पर्याप्त ज़मीन होगी एक नाली ज़मीन, और इसमें 16 मुट्ठी होते हैं, और 16 मुट्ठी बराबर आपका 200 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 2.5 नाली यानी कि 2.5 नाली बराबर कितना होगा, 1 बीघा ज़मीन यानी कि 40 मुट्ठी। ठीक, और 1 हेक्टेयर ज़मीन के मतलब होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये कुछ मापन की प्रणालियाँ थी, इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो आपका पर्यावरण वाली जो वीडियो आई थी इससे पहले, उसका जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें केवल इतना ही था जो हमने कवर कर लिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।